अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी स्पेयरमैन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की। कोरिलेशन हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्पेयरमैन और एक होता है पियर्सन। ठीक है, जब हमारे पास पैरामीट्रिक असम्पशंस और डाटा में पैरामीट्रिक हमारे पास उसकी क्वालिटीज़ आ रही हो तो फिर हम पियर्सन करते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, स्पेयरमैन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास पियर्सन होता है, अगर डाटा के अंदर यही क्वालिटीज़ हो कि डाटा लीनियर रिलेशनशिप हो उसका, ठीक है, आपस में वेरिएबल्स का कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम क्या करते हैं, पियर्सन करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हो कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, ठीक है, उसकी जो कर्व हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, दूसरा ये कि उसके जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस ना हो, वो डिसकॉन्टीन्यूस हो, कैटेगोरिकल हो, ऑर्डिनल हो। ठीक है, ये दो कंडीशंस जब होती हैं तब हम क्या करते हैं, हम पियर्सन अप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं, स्पेयरमैन अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लीनियर रिलेशनशिप वाली बात है ये पियर्सन और स्पेयरमैन दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में ही लीनियर रिलेशनशिप होता है। उसके बाद जब अब हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स होंगे और डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, स्पेयरमैन करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, स्पेयरमैन प्रोडक्ट रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, RS डिनोट करता है कोरिलेशन स्पेयरमैन वाला। ठीक है, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्केयर डिवाइडेड बाई एन 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 स्केयर -1। ठीक है, तो ये जो डी है ये क्या है, रैंक डिफरेंस है बहुत वेरिएबल्स का। जो हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स होते हैं उन दोनों के रैंक्स में हम जो डिफरेंस लेते हैं उसको हम डी कहते हैं। ठीक है, वो कैसे लेते हैं वो हम आगे देखेंगे। दूसरा ये एन जो है ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं और वो पेयर होती हैं। एक्स और वाई कंबाइन करके हम देख रहे होते हैं कि टोटल हमारी अजम्पशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बन रही। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे लेक्चर में। अब हम सारी इसके डिस्कस करेंगे कि हम क्वेश्चन में इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं 5 उनमें हम किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे फर्दर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्दर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास CGP है। ठीक है, तो उन्होंने हमें दी हुई है 3.6, 3.1, 3.7, 3.2 एक्सेट्रा, ये उन्होंने हमें गिवन है CGP है। तो ये क्या है, आपको नजर आ रहा है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल से, क्योंकि आप इसको एक्सटेंड करें तो ये आगे बढ़ती जाएगी 3.6, 0, 1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आगे कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रैंक्स में कन्वर्ट करेंगे। आप देखें तो 3.6 सबसे ज़्यादा हाई है तो इसकी क्या बनेगी, फर्स्ट पोजीशन आएगी। 3.7 सॉरी इसकी फर्स्ट बनेगी, 3.7 वाले की फर्स्ट बनेगी। ठीक है, इसकी फर्स्ट होगी और ये 3.6 वाले की क्या होगी, सेकंड होगी। ठीक हो गया, और ये हमारे पास 3.2 जो है फिर थर्ड होगा और 3.1 फोर्थ। अब हमने क्या किया, इनको रैंक्स में कन्वर्ट किया। अब ये हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये अब हमारे पास क्या है, ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं जिनमें हमें ऑर्डर पता चल रहा है, हमें रैंक्स पता चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमारे जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स अगर गिवन है तो उनको हम ऑर्डिनल में चेंज कर देंगे, हम उनको रैंक्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर हमें रॉ स्कोर गिवन हो तो ये किस्म के रॉ स्कोर थे, तो जब हमें रॉ स्कोर गिवन होता है तो सबसे पहले हम उनको रैंक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उनका रैंक डिफरेंस डी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उनका स्केयर लेते हैं और फिर हम उनको इस फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट रैंक्स दिए हो तो फिर हमें ज़्यादा आसानी होती है, डायरेक्ट हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलता है कि आपके डाटा में रैंक्स गिवन है या आपको रॉ डाटा गिवन है, तो वो इस तरह से पता चलता है कि अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से 1, 2, 3, 4 प्रॉपर काउंटिंग में अगर आपको डिजिट्स मिले तो वो रैंक होंगे। लेकिन अगर आपको नॉन प्रॉपर काउंटिंग में जिस तरह 26, 34, 36 इस तरह से रैंडम नंबर्स हैं तो ये क्या होते हैं, नॉन प्रॉपर काउंटिंग हो तो हमें पता चलता है कि हमारा डाटा क्या है, रॉ स्कोर में। रॉ स्कोर में हो तो हम ये वाले स्टेप्स अप्लाई करेंगे, पहले रैंक लेंगे, रैंक डिफरेंस लेंगे और फिर स्केल लेंगे। लेकिन अगर हम रैंक्स अवेलेबल हो तो हमें मतलब यहाँ तक का काम तो ऑलरेडी हुआ हुआ, हमें रैंक्स लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे और स्केल कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन एग्जांपल में कि हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज करें हमें उन्होंने दो वेरिएबल्स दिए हैं, उनके स्कोर्स दिए हुए, एक है सेल्फ एफिकेसी और एक एंजाइटी। ठीक है, ये हमारे पास, अब आपको इन नंबर से पता चल रहा है स्कोर से कि ये क्या है, मतलब रॉ स्कोर्स हैं। कोई 1, 2, 3, 4 अगर होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये रैंक्स हैं, ये रॉ डाटा। अब हम इनको रैंक्स में कन्वर्ट करेंगे। रैंक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रैंक्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको एक्स कह रहे हैं और इसको वाई, तो इसके जो रैंक्स होंगे वो होंगे RX और इसके जो रैंक्स होंगे वो होंगे RY। ठीक है, अब देखें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, RX। ये एक्स वाली वैल्यूज़ में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 30। तो ये 30 यहाँ पर अगर आप आगे ड्रॉ कर लें RX और RY, ठीक है, तो हमारे पास 30 के आगे हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, तो इसका क्या रैंक है, 1, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है। RX में सिर्फ अभी हम देख रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है, 30 है। ठीक है, 30 के बाद जो हाईएस्ट है वो कौन है, 25। तो इसकी कौन सी पोजीशन आई, 2, सेकेंड पोजीशन। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन सा हाईएस्ट है, ये 22, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी
थर्ड आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद 20 है तो इसके आगे हमने लिख दिया 4। लेकिन अब आप देखें तो पीछे कौन कौन से बचे, एक ये 18 बचा है, ठीक है, और एक ये 18 बचा है। अब ये दोनों क्या है, सेम स्कोर्स है। अब हमें नहीं पता हमारी जो 5th और 6th पोजीशन है वो हम किसको दें, 4 तक तो हो गया, आगे 5th और 6th आ गई, तो वो हमें नहीं पता हम कैसे दें। तो ये जो इस तरह के स्कोर्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, अब 5 और 6 पोजीशन बच गई है ना, 4 तक हो गई हैं, 5 और 6 पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के लिए एवरेज लेंगे, 5 + 6, दो ये स्कोर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है, तो 5.5 आ गया। अब हम इन दोनों को 5.5 रैंक देंगे, इसको भी 5.5 और इसको भी 5.5, और इन रैंक्स को हम क्या कहते हैं, टाइड रैंक्स, ठीक है, रैंक टाई हो गए हैं, यहाँ पर सेम सेम आ गए हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हम यहाँ पर जो हमारा y वेरिएबल है उसके लिए भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रैंक 1 आ गया, 21 सबसे हाईएस्ट है, फिर 15 उससे कम है तो इसका 2 आ जाएगा, 9 उससे कम है तो उसका 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 7 उससे कम है तो उसका 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें तो ये 4 और ये 4 सेम है, तो ये इनके भी टाइड रैंक्स आ जाएंगे 5.5 5.5। अब जो इनके आगे नेक्स्ट आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 आ जाता है, तो अब 5.5 यहाँ हो गया, तो मतलब 5 और 6 दोनों हो गए। अब यहाँ पर अगर 3 आता है तो उसका रैंक 7 होगा। ये दोनों रैंक जो है वो ख़त्म हो गए हैं 5.5 के मतलब सीन में, तो वो दो हमारा 6 रैंक जो है वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अब उससे कंटिन्यू होगा। अब ये हमारे पास आगे रैंक्स, अब हमने करना है उससे आगे काम। रैंक्स आ जाते हैं जब, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना होता है डी क्या होता है, डिफरेंस इन रैंक्स, ठीक है। तो RX - RY भी कर सकते हैं या RY - RX भी कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपने जो चूज़ कर लिया फिर आप पूरे क्वेश्चन में वही करेंगे। सपोज आपने RX - RY किया है तो अब हर क्वेश्चन में आप RX में से ही RY को माइनस कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप RY - RX चूज़ करते हैं तो फिर हर क्वेश्चन हर स्टेप में आप क्या करेंगे, RX - RY करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन में आपने जो चूज़ कर लिया आप पूरे क्वेश्चन में वही अप्लाई करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ क्या किया, RX - RY किया, तो हर RX में से RY को माइनस करें, 4 - 4 = 0, 2 - 5.5 = -3.5, 5.5 - 3 = 2.5 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। ये हमारे आगे। अब हमें क्या चाहिए, हमारे जो क्वेश्चन था, जो हमारा फार्मूला था RS का, उसमें D स्केयर चाहिए था, तो इसलिए अब हम D को क्या करेंगे, स्केयर कर दे जाएंगे। 0 का स्केयर 0 ही आता है, 3.5 को आप स्केयर करें तो 12.25 आएगा। तो स्केयर में क्या होता है, नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। 2.5 को आप स्केयर करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 ही होता है, 0 का 0 और 0 का 0, ये हमारे पास D स्केयर आ गए, ठीक है, टोटल। अब हम देखते हैं हमारा जो फार्मूला था, इसमें हमने क्या करना था, सिग्मा डी स्केयर करना था, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका जो हमारे डी स्केयर आया इन सबको हम प्लस करेंगे, ठीक है, सिग्मा करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 19.5, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर हम करेंगे सिग्मा डी, ठीक है, स्केयर, तो वो हमारे पास आंसर क्या आता है 19.5, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। हमारा फॉर्मूला क्या था कि 6 मतलब मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्केयर, ठीक है, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा डी स्केयर को, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या था कि 6 नहीं n था, यहाँ पर n मल्टीप्लाई बाय n स्केयर -1, तो n हमारा 6 आ गए। n 6 क्यों आया, हमने क्या करना है, पेयर देखने हैं, ठीक है। तो आप देखें टोटल x और y के पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स है ना हमारे, तो n हमारा क्या होगा 6, ठीक हो गया। ये हमारे पास n की जगह हमने 6 लिख लिया। अंदर हमारा था n स्केयर -1, ठीक है, तो 6 का स्केयर क्या होता है 36 -1, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.44। ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम देखते हैं कि हमने जो हमारे उसके हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं उनमें इन स्टेप को कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाने वाला, और हाइपोथेसिस जो है वो 1 टेल्ड है 2 टेल्ड है, ये हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो हाइपोथेसिस थी वो क्या थी, 1 टेल्ड थी, और वो क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है। कोरिलेशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सॉरी पॉजिटिव हमारी बन रही है। कोरिलेशन जो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमें रो साइन होता है, और ये क्या होता है, कोरिलेशन को डिनोट कर रहा होता है। तो H0 जो होती है हमारे पास नल हाइपोथेसिस, वो हम ये कह रहे हैं कि कोई कोरिलेशन नहीं है। रो = 0 क्या मतलब है कि कोरिलेशन नहीं है, और रो इज ग्रेटर देन 0 इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पर आपको इससे पता चल रहा है कि हमारी हाइपोथेसिस क्या है, 1 टेल्ड है और पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि जो रो है वो ग्रेटर देन 0, अगर होता कि रो इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही होती तो वो हमारे पास क्या होनी थी, 2 टेल्ड हाइपोथेसिस होनी थी, ठीक है। तो ये अब ग्रेटर देन या लेस देन 0 तो वो हमारे पास 1 टेल्ड होती है, तो ये 1 टेल्ड हाइपोथेसिस है।
ठीक हो गया, ये हमारे पास ऑल्टरनेट आ गई और ये हमारे पास नल आ गई। सेकंड स्टेप होता है कि हमने क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। सपोज ये हमें गिवन है 0.05, ठीक है, और ये वन टेल्ड है। ये हमें कैसे पता चला, हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस थे कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो वन टेल्ड है, सिर्फ एक ही उसकी मतलब साइड आएगी पॉजिटिव है, तो सिर्फ पॉजिटिव साइड पे आ रहा है रिलेशनशिप, वो कलर्ड होगी पॉजिटिव साइड। ठीक हो गया, हमारे पास ये आ गया डाटा। एक तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई अल्फ़ा की, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी 0.05। दूसरा ये कि वो क्या है, हमारे पास वन टेल्ड है। और तीसरी बात एन, ठीक है, जब स्पीयरमैन की बात होती है तो हमारे पास जो है वो पियर्सन में हम क्या करते होते थे, n-2 वो देखते होते थे, ठीक है। लेकिन जो स्पीयरमैन होता है उसमें हम डीएफ की बात नहीं करते, उसमें स्पीयरमैन में हमारे पास डीएफ होता था, पियर्सन में हमारे पास डीएफ होता था, लेकिन स्पीयरमैन में नहीं। आप ये देखिए, हमारे पास जो पियर्सन कोरिलेशन वाला टेबल होता है इसमें डीएफ वाला डाटा होता है, ठीक है, तो फिर इसलिए हम डीएफ कंप्यूट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्पीयरमैन कोरिलेशन का टेबल है इसमें आपको डीएफ नहीं, सिर्फ एन मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एन को देखेंगे, और एन हमारा क्या है, 6 है। वो हम ऊपर देख चुके हैं किस तरह 6 है, कि हमारे पास 6 पेयर्स हैं टोटल, एक्स और वाई के, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा आ गया, एक तो अल्फा का, अल्फा 0.05 हो और वन टेल्ड हो। अल्फा 0.05 है, ये 0.05 है और वन टेल्ड है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा एन जो है वो क्या है, 6 है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई है। और हमने इसको क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है, हमारे पास आ जानी चाहिए क्रिटिकल वैल्यू। सपोज करें वो ये आ गई, लेकिन आनी यहाँ पर ये चाहिए 0.829, ठीक है। सपोज 0.9 आ गई, हमने ये 0.9 एरिया जो है इसको शेड आउट कर दिया, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम फार्मूला पुट आउट करते हैं और इसका आंसर लेते हैं, वो हमारे पास 0.44 आ गया, ठीक है। ये 0.44 हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक से फाइंड आउट कर लिया। और इसके बाद रिजल्ट जो है वो हम ये देखेंगे कि क्योंकि हमारा ये जो रिजल्ट आया है क्या था, ये 0.44, ठीक है। तो ये 0.9 इधर है, तो 0.44 इधर आ रहा है, तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस एरिया में आ रहा है। ये एरिया जो होता है वो शेडेड होता है, और ये नॉन शेडेड जो होता है ये रिजेक्शन होता है। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, तो हमारी क्या है, नल हाइपोथेसिस सपोर्ट होगी। और जब नल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो जाए तो दूसरी हाइपोथेसिस जो होती है वो क्या हो जाती है, ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाती है। तो हम कहेंगे कि हमारे जो रिजल्ट हैं नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर ये जो कोरिलेशन आया भी है थोड़ा बहुत, ये किस वजह से आया, कोई चांस फैक्टर्स की वजह से आया। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।